हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 26 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो हरजीत कौर ट्यूटोरियल्स के नाम पर ही है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज है या अगर आपके कुछ सजेशंस है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर्स 75th रिपब्लिक डे। अब इस साल रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया है। रिपब्लिक डे 26 ऑफ जनवरी को होता है, सबको पता है। और इस साल जो हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है वो कौन सा था? वो था 75th रिपब्लिक डे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था वो कब करा था? 1950 में। राइट, और इस बार जो रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन सी कंट्री के हैं? ये है फ्रांस के। तो ये थे हमारे चीफ गेस्ट। अब बात करते हैं थीम की। इस साल का जो हमारा रिपब्लिक डे था उसका ट्विन थीम था, मतलब दो थीम थे। कौन से? एक तो था विकसित भारत और दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। ये दो थीम थे हमारे रिपब्लिक डे के। राइट, कौन से दो थीम? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। अब यही जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था, रिपब्लिक डे की इवनिंग में 277 गैलेंट्री अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए थे बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं? 277 गैलेंट्री अवार्ड्स। अभी ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है ना, ये दिए नहीं गए, जस्ट इनको अप्रूवल दिया गया है। राइट, और इस साल की जो रिपब्लिक डे की परेड थी ना वो विमेन सेंट्रिक परेड थी। रिपब्लिक डे की जो परेड थी वो क्या थी? वो विमेन सेंट्रिक परेड थी इस साल की रिपब्लिक डे की। सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ विमेन जो पर्सोनल्स थे, जो विमेन्स थी, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा 100 विमेन आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किया था रिपब्लिक डे परेड पे। और जो ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट है, ट्राई सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसमें से भी ऑल वुमेन पार्टिसिपेशन हुई थी। जो मार्च निकाला गया था कर्तव्य पथ पे, जो मार्च निकाला जाता था, उसमें तीनों सर्विसेज में से ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट थी। राइट, और रिपब्लिक डे की को एक तो गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं, दूसरे पद्मा अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए हैं। टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं रिपब्लिक डे के दिन? 132 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। ये अनाउंस किए गए हैं, अभी दिए नहीं गए। देंगे कब? मार्च अप्रैल में सेरेमनी होती है जिसमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए ये जो अवार्ड्स है इनको अनाउंस किया गया है कि 132 पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे। पद्मा अवार्ड्स फर्स्ट टाइम कब आए थे? 1954 में। फर्स्ट टाइम जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे वो 1954 में दिए गए थे। इसके अलावा हर साल पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन बीच में कुछ ईयर्स थे जिन सालों में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए। तो कौन से सालों में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए? 1978 में नहीं दिए गए, 1979, 1993 से 1997 तक। ये कुछ ईयर्स है जिन सालों में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। पद्मा अवार्ड्स में आगे कैटेगरीज होती है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये तीन कैटेगरीज है पद्मा अवार्ड्स की भी। और इन तीनों कैटेगरीज के अंदर 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण, 110 पद्म श्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। और इनमें से जो 30 अवार्डीज है वो कौन है? विमेन। 30 अवार्डीज विमेन है। इसमें से 8 पर्सन्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हैं या फिर एनआरआई हैं, एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, या फिर पीआईओ है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस है। तो 8 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कैटेगरी के हैं जिनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। 9 पोस्थमस अवार्डीज है। पोस्थमस मींस जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन डेथ के बाद उनको अवार्ड दिए जाएंगे। राइट,
नेक्स्ट चलते हैं। अब रिपब्लिक डे परेड तो हो चुकी। रिपब्लिक डे परेड के बाद टैब्यू अवार्ड्स दिए जाते हैं। टैब्यू अवार्ड्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भी दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री वाइज भी टैब्यू अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो टैब्यू अवार्ड्स होते हैं वो स्टेट वाइज भी दिए जाते हैं। टैब्यू अवार्ड्स क्या होते हैं? टैब्यू अवार्ड्स होते हैं जो रिपब्लिक डे पे झांकियां निकाली जाती है, तो जिनकी सबसे अच्छी होती है तो उनको टैब्यू अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये जो टैब्यू अवार्ड्स होते हैं, एक तो ये जजेस चॉइस के होते हैं, दूसरे होते हैं पीपल चॉइस के। जैसे जजेस बैठे होते हैं, वो देखते हैं उनको जो सबसे अच्छी झांकी लगती है अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो एक वो टैब्यू अवार्ड दिया जाता है। दूसरा जो पीपल अवार्ड्स दिए जाते हैं, मतलब लोगों के हिसाब से, जो लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जो टैब्यू लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसका अवार्ड मिनिस्ट्री को या फिर स्टेट को दिया जाता है। तो टैब्यू अवार्ड इस साल के रिपब्लिक डे परेड के किन किन को दिए गए हैं, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री वाइज बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री टैब्यू अवार्ड जजेस की कैटेगरी में, जजेस चॉइस में जो सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। जजेस चॉइस का जो टैब्यू अवार्ड है वो किसको गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। और इनकी जो टैब्यू था, जो झांकी निकाली गई थी, उसका नाम क्या था? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल चॉइस अवार्ड जो मिला है टैब्यू कैटेगरी में, पीपल चॉइस अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो झांकी निकाली गई थी उसका नाम था वाइब्रेंट विलेजेस। स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। स्टेट वाइज जजेस चॉइस कैटेगरी में जो बेस्ट अवार्ड मिला है वो मिला है ओडिशा को, फर्स्ट अवार्ड, राइट, फर्स्ट कैटेगरी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ओडिशा को। अब सेकंड थर्ड कोई पूछता नहीं है, जो टॉप पे होता है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट अवार्ड मिला है वो मिला है ओडिशा स्टेट को, और इनके जो टैब्यू था उसका नाम था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। पीपल चॉइस कैटेगरी का अवार्ड मिला है गुजरात को। इनकी जो टैब्यू था, जो झांकी थी, उसका नाम था दोरदो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट में से किसको अवार्ड मिला है? जजेस चॉइस की बात कर लेते हैं। जजेस चॉइस में जो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट का अवार्ड है अमंग द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों में से जजेस चॉइस जो बेस्ट अवार्ड है वो मिला है सिख रेजिमेंट कॉन्टिंजेंट को। सिख रेजिमेंट कॉन्टिंजेंट को जजेस चॉइस मिला है। इसके अलावा ये है 3 सर्विसेज में से, इन तीनों सर्विसेज में से जो बेस्ट अवार्ड मिला है जजेस चॉइस का। इसके अलावा सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में से जो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट का जजेस चॉइस अवार्ड मिला है वो मिला है दिल्ली पुलिस वुमेन को। दिल्ली पुलिस वुमेन को मिला है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंसी अमंग सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो अवार्ड है वो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट का वो दिल्ली पुलिस वुमेन को मिला है। पीपल चॉइस की बात कर लेते हैं। पीपल चॉइस में जो तीनों सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों सर्विसेज में से जो बेस्ट पीपल चॉइस अवार्ड है वो मिला है राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट को। सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में से सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कॉन्टिंजेंट को मिला है। सीआरपीएफ सीएपीएफ के अंडर आता है, सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कॉन्टिंजेंट को मिला है बेस्ट पीपल चॉइस अवार्ड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रिपब्लिक डे की बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड्स 2023 ऑन वोटर्स डे वाज गिवन टू विच स्टेट। वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को। इस साल जो वोटर्स डे में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 2023 ही आएगी ना, 24 तो अभी शुरू हुआ है। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड है वो कौन सी स्टेट को दिया गया है? तो स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड है वो टोटल 16 इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करें, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? रीना बाबा साहेब कांगले। नेक्स्ट है हु बिकेम द 34th जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है जजेस की? 34। तो अभी कुछ टाइम से 33 जजेस थे, तो हाल ही में एक और नए जज अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है जस्टिस प्रसन्ना बालाचंद्रा वराले। यह जज है सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई नहीं है, जज है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने होते हैं? 34 होते हैं, जिनको हम लिखते कैसे हैं? 33
+1। 1 क्या है ये? CJI। 33 अदर जजेस एंड 1 होता है CJI। CJI हमारे कौन है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? थाईपुसम फेस्टिवल ये एक हिंदू फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट का है? तो ये है तमिलनाडु स्टेट का। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0 इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? प्रोजेक्ट वीरगाथा लॉन्च करी गई है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0 लॉन्च करी है। कब लॉन्च करी थी? जुलाई 13, 2023 को लॉन्च करी थी प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0। जो सुपर 100 विनर्स है उनको 25 जनवरी 2024 को कंग्रेचुलेट किया गया है। अब प्रोजेक्ट वीरगाथा है क्या? प्रोजेक्ट वीरगाथा में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, जो ग्लैंट्री अवार्ड विनर्स होते हैं, उनकी स्टोरीज सुनाई जाती है, उनकी जो ब्रेवरी के किस्से है, बहादुरी के किस्से है, वो उनको सुनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स को सुनाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्राइज दिया जाता है तो उसमें कैश प्राइज 10,000 तक का होता है, 10,000 का कैश प्राइज होता है, साथ में एक मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। राइट। बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर की। डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह एंड एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम इज फॉर? पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम ये कौन सी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, कौन सी कैटेगरी के लिए है? तो ये है ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी के लिए। ओबीसी अदर बैकवर्ड का क्लासेस जो होते हैं, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डीएनटी डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। राइट। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो इन तीन कैटेगरीज के जो बच्चे होते हैं उनको दी जाती है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप। राइट। तो ये कैटेगरी को कैसे डिसाइड किया जाता है? ये कैटेगरी में वो सारी फैमिलीज आ जाती है जिनकी ओवरऑल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होती है, 2.5 लाख पर एनम से, जिनकी जो एनुअल इनकम है 2.5 लाख से कम है, वो आते हैं यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर। ये जो यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम है ये कौन से बच्चों को दी जाती है? ये दी जाती है 9th एंड 11th क्लास के बच्चों के लिए होती है। 9th मतलब प्री मैट्रिकुलेशन के जो है, 11th हो गए जो पोस्ट मैट्रिकुलेशन के बच्चे हैं, उनको ये स्कीम की यशस्वी स्कीम के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो रिसेंटली अब ये वाली स्कीम की अगर हम बात करें तो ये वाली जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 1998-1999 के टाइम पे। उस टाइम पे जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसीज के लिए ही थी, लेकिन बाद में 2014-15 में इसमें 2 कैटेगरीज और ऐड कर दी गई। कौन सी कैटेगरीज? ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीएनटी डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। ये 2 कैटेगरीज 2014-15 में दोबारा से ऐड कर दी गई है। रिसेंटली ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके लिए हमारी सरकार ने 32.44 करोड़ जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 387.27 करोड़ जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। इसीलिए ये स्कीम जो है वो न्यूज में है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? तो इसमें मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें एक और बात रहेगी, पीएम यशस्वी जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म, यशस्वी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। कई बार क्या होता है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, विच इज द वर्स्ट कंट्री इन वाडा's 10-year ग्लोबल स्टडी? वाडा's वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसकी 10 साल की स्टडी अभी सामने आई है। तो इसकी 10 साल की स्टडी के अकॉर्डिंग वर्स्ट कंट्री कौन सी है? तो वर्स्ट कंट्री है रशिया। रशिया है वर्स्ट कंट्री, इंडिया आ जाता है सेकंड नंबर पे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 10 साल की स्टडी करी है जिसमें पता चला है कि जो माइनर एथलीट्स है, माइनर एथलीट्स या एक्वेटिक्स है, उनमें बहुत सारे पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं, ड्रग्स के पॉजिटिव केसेस। माइनर कैटेगरी कौन सी होती है? जो कि 18 ईयर्स से छोटे हैं, जो छोटे बच्चे हैं 18 ईयर्स से भी
कम एज के हैं, एथलीट हैं या एक्वेटिक्स की कैटेगरी में वो खेल रहे हैं, तो उनमें ड्रग्स के पॉजिटिव केसेस बहुत देखने को मिले हैं। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये वाली जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन रिफ्यूज। ऑपरेशन रिफ्यूज के अंदर ये बच्चों का जो एग्जामिन किया गया था, बच्चों में जो ड्रग टेस्ट किए गए थे उनको प्रॉपरली चेकअप किया गया था, जिसमें ये देखने को मिला है कि जो माइनर बच्चे हैं जो 18 ईयर्स के कम एज के हैं उनमें ड्रग्स के पॉजिटिव केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। वाडा की बात करें, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, इसके प्रेसिडेंट का नाम है विटोल्ड बंका। नेक्स्ट, वेयर इज ग्लोबल ट्रैवल एग्जीबिशन फितूर हेल्ड। ग्लोबल ट्रैवल एग्जीबिशन हुआ है रिसेंटली जिसका नाम है फितूर। फितूर कौन सी कंट्री में हुआ है? ये हुआ है स्पेन। स्पेन में कहां पे? मैड्रिड में। स्पेन मैड्रिड में हुआ है फितूर ग्लोबल ट्रैवल एग्जीबिशन। ये हुआ था 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। तो फितूर है क्या? फितूर इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक ट्रेड फेयर है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज इंडिया सेकंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन सिचुएटेड। VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन कहां पे है? रिसेंटली सेकंड बना है, बनने जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कहां पे है? तो ये है तेलंगाना में। अब फर्स्ट की बात करें, तेलंगाना में कहां पे है? तेलंगाना में विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको किसके लिए यूज करा जाता है? इसको यूज किया जाता है इंडियन नेवी के शिप्स एंड सबमरीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वेरी लो फ्रीक्वेंसी के जो ये होते हैं स्टेशन होते हैं, कम्युनिकेशन स्टेशन होते हैं, इनको यूज किया जाता है। अब ये बात थी सेकंड की। ये सेकंड जो है बनने जा रहा है तेलंगाना में, लेकिन फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था INS कोटाबोमन रडार स्टेशन एट विजयनारायणम तिरुवेल्वेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। फर्स्ट कौन सी स्टेट में था? फर्स्ट था तमिलनाडु में। ये कब बना था? 1990 में ये ऑपरेशन में आ गया था। जो फर्स्ट था, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट VLF कम्युनिकेशन स्टेशन। जो फर्स्ट VLF कम्युनिकेशन स्टेशन था वो कहां पे है? तमिलनाडु में। फर्स्ट VLF कम्युनिकेशन स्टेशन ये कहां पे है? ये है तमिलनाडु में। 1990 से ये ऑपरेशन में है, जो कि काम कर रहा है। अब सेकंड बनने जा रहा है तेलंगाना में, जो कि 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? इंडियन नेवी में शिप्स एंड सबमरीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडियन बॉक्सर अनाउंसेस रिटायरमेंट। कौन से इंडियन बॉक्सर ने अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट? तो नाम है मैरी कॉम। अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है एज पर बॉक्सिंग एसोसिएशन रूल। जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट है अनाउंस कर दी है, बट अभी रिटायर हुए नहीं है, राइट। अब इनका जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1982 में हुआ था। एज पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन रूल कितनी एज में इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है? तो 40 ईयर्स की एज में इनको जो बॉक्सर्स होते हैं उनको अपनी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है एज पर द रूल्स। अब मैरी कॉम कौन थी? ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने लंदन ओलंपिक गेम 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2014 की जो एशियन गेम्स थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था और 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा इनको कुछ अवार्ड्स दिए गए थे। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2006 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2016 में ये राज्यसभा की मेंबर भी बनी थी, 2016 से 2022 तक, राइट। Then next question है, when was NASA's Mars helicopter Ingenuity has flown its last flight? नासा का जो मार्स हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्युटी, इसकी लास्ट फ्लाइट कब हुई थी? 18 जनवरी 2024 को इसकी लास्ट फ्लाइट हुई थी। इसका टोटल वेट कितना है? तो इसका वेट है 1.8 kg। फर्स्ट टाइम जब ये बनाया गया था, कब लैंड हुआ था ये मार्स पे? मार्स पे लैंड हुआ था February 18, 2021
1 को ये मार्स पे लैंड हुआ था। तो उस टाइम पे ये बनाया गया था 5 टाइम्स फ्लाई करने के लिए इन 30 मार्च सोल्स, 30 मार्च सोल्स 31 अर्थ डेज, क्योंकि मार्स का एक दिन और अर्थ का एक दिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो फर्स्ट टाइम जब इसको बनाया गया था तो इसको 5 टाइम्स फ्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी लास्ट 72nd फ्लाइट जो थी वो कब हुई है, 18th ऑफ जनवरी 2024 को। फर्स्ट कब ये मार्स पे लैंड हुआ था, February 18, 2021 को। तो लास्ट फ्लाइट थी इसकी जनवरी 18, 2021 को। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितनी थी इसकी, 72, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांस एम्स टू हैव हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। फ्रांस कितने इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देना चाहता है बाय 2030। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30,000। रिसेंटली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे एम्यूनल मैक्रोन, वो इंडिया आए थे 26 ऑफ जनवरी की जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड थी उसमें चीफ गेस्ट रहे हैं। तो उस टाइम पे अब फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे हो गए। तो अभी फ्रांस का एम है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज का नंबर बढ़ाएंगे, वहां पे एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाएंगे और 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे बाय 2030। तो फ्रांस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है मॉन्ट ब्लैंक और लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है द लोयर। फ्रांस, ये रहा फ्रांस। फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ फ्रांस बॉर्डर शेयर करता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बेल्जियम, सेकंड आ जाती है लग्जमबर्ग, थर्ड है स्विट्जरलैंड, फोर्थ है इटली, फिफ्थ है मोनाको, सिक्स्थ आ गई अंडोरा एंड सेवंथ आ गई स्पेन, राइट। टोटल कितनी कंट्रीज है जिसके साथ फ्रांस अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो टोटल 8 कंट्रीज है। 8th है जर्मनी, जर्मनी हम यहाँ पे लगाना भूल गए थे, तो 8th आ गया जर्मनी। टोटल कितनी कंट्रीज के साथ फ्रांस बॉर्डर शेयर करता है, तो टोटल 8 कंट्रीज के साथ फ्रांस अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे वेस्ट साइड अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन आ जाता है, नॉर्थ में इंग्लिश चैनल आ जाता है, साउथ में मेडिटेरेनियन सी आ जाता है और जो मैरीटाइम नेबर है फ्रांस का वो है यूनाइटेड किंगडम नॉर्थ में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच मिनिस्ट्री रिलीजेस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021 to 22। 2021-22 में एक ऑल इंडिया सर्वे हुआ है हायर एजुकेशन का। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने कंडक्ट करवाया है, इसको कंडक्ट करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको पहले बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब इन्होंने ये जो सर्वे किया है इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया है 2021-22 को 2014-15 के साथ कंपेयर किया है। ये दोनों जो ईयर्स है 14-15 को 21-22 के साथ कंपेयर किया है। कंपेयर करके जो डाटा सामने आया है वो क्या है कि जो हायर एजुकेशन में टोटल इनरोलमेंट रेट है वो 26.5% बढ़ा है हायर एजुकेशन में, राइट। हायर एजुकेशन में जो टोटल इनरोलमेंट रेट है वो 26.5% से बढ़ा है और हायर एजुकेशन में जो फीमेल का इनरोलमेंट रेट है वो 32% तक बढ़ा है और एससी स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट रेट है हायर एजुकेशन में वो कितना बढ़ा है, 44% बढ़ा है। एसटी स्टूडेंट्स का रेट बढ़ा है 65.2%। ओबीसी स्टूडेंट्स का रेट बढ़ा है, इनरोलमेंट रेट जो बढ़ा है वो बढ़ा है बाय 45%। और पीएचडी का टोटल इनरोलमेंट रेट है वो 81.2% से इंक्रीज हुआ है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब पीएचडी की तरफ जा रहे हैं। फीमेल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट रेट बढ़ा है 42.3% से और इंडिया में 341 यूनिवर्सिटीज जो है 341 यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस्टेब्लिश हुई है बिटवीन 2014-15 टू 2021-22 और जो फीमेल फैकल्टी है, जो फीमेल टीचर्स है वो भी यूनिवर्सिटीज में बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 22% बढ़े हैं फीमेल टीचर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम डिफेंडर अनाउंसेस इंटरनेशनल रिटायरमेंट।
इंटरनेशनली रिटायरमेंट कौन सी इंडियन वीमेन हॉकी टीम की डिफेंडर ने ली है? इंडियन वीमेन हॉकी टीम की डिफेंडर है जिन्होंने इंटरनेशनली रिटायरमेंट अनाउंस करी है अपनी। तो नाम क्या है? नाम है दीप ग्रेस एक्का। दीप ग्रेस एक्का, इन्होंने, ये इंडियन है, इन्होंने हॉकी टीम डिफेंडर थी ये, जिन्होंने इंटरनेशनली रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। कौन सी स्टेट से है दीप ग्रेस एक्का? ये ओडिशा स्टेट की है। इन्होंने इंडिया को 2 बार ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करा है। फर्स्ट टाइम 2016 में रियो ओलंपिक्स में, सेकंड टाइम 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है सदा तंसीक इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? सदा तंसीक ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री में आर्मी की एक्सरसाइज है। ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होने जा रही है? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में ये होने जा रही है एक्सरसाइज सदा तंसीक। आर्मी एक्सरसाइज है, 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में होगी राजस्थान में। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण टू बिकम सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट्स। हु वाज द फर्स्ट? निर्मला सीतारमण जी अभी जो है इंटरिम बजट पेश करने वाली है। 5 इन्होंने फुल बजट पेश किए हैं, 6th जो है ये इंटरिम बजट जो ये पेश कर रहे हैं। इंटरिम बजट क्या होता है? जो ट्रांजिशन पीरियड के लिए होता है। इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके लिए जो बजट बनाया जाता है 1-2 महीने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। तो ये 6th कॉन्जिक्यूटिव बजट है निर्मला सीतारमण जी का। तो इससे पहले एक और हमारे थे जिन्होंने कि 6 टाइम्स लगातार जो बजट है वो प्रेजेंट किया था, उनका नाम था मोरारजी देसाई। इन्होंने भी 5 फुल बजट्स जो थे लेकर आए थे, ये 5 फुल बजट्स लेकर आए थे और 1 इंटरिम बजट ये लेकर आए थे, राइट। अब मोरारजी देसाई 5 एनुअल बजट्स एंड 1 इंटरिम बजट फ्रॉम 1959 टू 1964। 59 से 64 के बीच में 5 फुल बजट आए थे और 1 इंटरिम बजट ये लेकर आए थे। निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने भी जुलाई 2019 से लेकर अब तक 5 फुल बजट्स जो है वो पेश कर दिए हैं। अब ये 6th इनका इंटरिम बजट है। 2017 की बात करते हैं। 2017 में अरुण जेटली जी तो जो थे उन्होंने एक पुराना एक ट्रेडिशन तोड़ा था। ट्रेडिशन क्या था? पहले क्या होता था? पहले जो बजट पेश किया जाता था वो बजट आता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। कॉलोनियल इरा से ही ये जो ट्रेडिशन था वो चलता आ रहा था कि जो बजट आएगा वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे आएगा। लेकिन 2017 में अरुण जेटली जी ने इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया और इन्होंने बोला कि अब जो बजट पेश होगा वो फर्स्ट जो वर्किंग डे होगा फरवरी का, उस टाइम पे ये पेश किया जाएगा, 1 फरवरी को या फिर जो भी फर्स्ट वर्किंग डे होगा फरवरी का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन हेल्ड? प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहां पे हो रही है ये हो रही है गुजरात में। गुजरात में कहां पे? गुजरात में कच्छ में कोटेश्वर कोरी क्रीक के पास हो रही है, हो चुकी है। कब हुई थी? 27 जनवरी 2024 को हुई थी। अब बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के चेयरमैन की। तो चेयरमैन कौन है? श्री परषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है रिसेंटली हु स्वॉर्न एज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के 9th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं रिसेंटली? तो नीतीश कुमार जी ही बने हैं। पहले भी नीतीश कुमार जी ही थे, अब उन्होंने रिजाइन दे दिया था, उसके बाद फिर से दोबारा से ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ही बने हैं। अब रिजाइन क्यों दिया था? क्योंकि पहले, अब जो बिहार में पहले भी कोalition की गवर्नमेंट थी, अब भी कोalition की गवर्नमेंट थी, तो पहले इनका जो कोalition था, जो महागठबंधन था, पहले जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन था वो किसके पास साथ था? कांग्रेस, आरजेडी एंड लेफ्ट कोलिशन गवर्नमेंट। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और लेफ्ट कोलिशन के साथ था, महागठबंधन था, कोलिशन की गवर्नमेंट थी। तो
उनके साथ इन्होंने अपना जो महागठबंधन था उसको तोड़ दिया, जो कोलिशन था उसको तोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, तोड़ दिया और दोबारा से इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी को ज्वाइन करके बीजेपी के साथ इन्होंने कोलिशन की गवर्नमेंट अब बनाई है। अब जो नीतीश कुमार जी है ये कौन सी पार्टी के हैं? जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के ये मेंबर है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के ये मेंबर है, पार्टी के हैं ये, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी के हैं। अब इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई है बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर कौन सी जो सरकार है उसकी गवर्नमेंट है? जेडीयू एंड बीजेपी की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है वेयर इज समलेश्वरी टेम्पल सिचुएटेड। समलेश्वरी टेम्पल कहां पे है? समलेश्वरी टेम्पल है ओडिशा में। तो रिसेंटली जो ओडिशा की गवर्नमेंट है उन्होंने समलेश्वरी, जो मां समलेश्वरी जी का टेम्पल है संबलपुर में, उसकी रीडेवलपमेंट के लिए एक प्लान लॉन्च करा है जिसका नाम है समेली प्लान। समेली प्लान लॉन्च करा है फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ मां समलेश्वरी टेम्पल। तो समेली की फुल फॉर्म क्या है? जो समेली प्लान ये लेकर आ रहे हैं, समेली की फुल फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव, राइट। समेली की फुल फॉर्म क्या है? समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। ये एक प्लान है टेम्पल की रीडेवलपमेंट के लिए लेकर आई है ओडिशा की गवर्नमेंट। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट है नेम इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो, $1 बिलियन से ज्यादा हो, वो होते हैं यूनिकॉर्न्स। तो फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न। तो कौन सा है? वो है कृत्रिम। कृत्रिम है इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। इसको फाउंड किसने करा था कृत्रिम को? इसके फाउंडर है भविष्य अग्रवाल। भविष्य अग्रवाल ने कृत्रिम को फाउंड किया है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल संस्कृत में इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल। तो भविष्य अग्रवाल का ये थर्ड यूनिकॉर्न है। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था ओला, सेकंड था ओला इलेक्ट्रिक, और ये जो थर्ड यूनिकॉर्न है कृत्रिम, ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज गेट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई ने रिसेंटली दिया है। किसको दिया है? कौन से फूड डिलीवरी सर्विसेज को दिया है? तो नाम है जोमैटो। जोमैटो को आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है पेमेंट एग्रीगेटर का, राइट। अब पहले क्या होता था? पहले जब हम जोमैटो पे ऑर्डर करते थे तो हम जो पेमेंट करते थे वो पेटीएम या गूगल पे के थ्रू करते थे, या किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू हम जो पेमेंट करते थे। लेकिन अब जो पेमेंट गेटवे होगा वो जोमैटो का अपना होगा। जोमैटो अपने पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है पेमेंट्स रिसीव करेगा। नेक्स्ट है नेम द शिप विच इज फ्यूल्ड बाय मेथनॉल। कौन सा शिप है जो मेथनॉल से चलता है? अभी रिसेंटली मेथनॉल यूज किया गया है, फुली मतलब पूरा मेथनॉल पे ही चलता है। तो शिप का नाम है एपीएम मर्सक। एपी मोलर मर्सक। मेथनॉल क्या है? मेथनॉल जो है ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल है मेथनॉल। इससे पोल्यूशन नहीं होता, ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली जो फ्यूल है मेथनॉल। और इससे कौन सा शिप जो है जो प्रॉपर्ली मेथनॉल पे ही चल रहा है वो है एपीएम मर्सक। नेक्स्ट है हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट पर्सन पहले कौन थे? इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क को बीट करा है बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने। अब जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट इज द सीईओ ऑफ लुइस विटन। लुइस विटन ब्रांड सुना है, पर्सेस वगैरह आते हैं, तो लुइस विटन ब्रांड के ये सीईओ है। काफी महंगे आते हैं लुइस विटन ब्रांड। तो ये कब बना था लुइस विटन ब्रांड? ये बना था 1854 में। ये ब्रांड कब बना था? 1854 में बना था। और इसके जो सीईओ है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ये बन गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। इनका नेटवर्थ है $207.8 बिलियन। इससे पहले थे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क टेस्ला एंड स्पेसएक्स के सीईओ है। इनका नेटवर्थ अब कितना है? 204.5 बिलियन का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं विच कंट्री रिसेंटली लॉन्चेस 3 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने बैक टू बैक 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं? तो कंट्री का नाम है ईरान। ईरान ने रिसेंटली 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करे हैं बैक टू बैक।
नेक्स्ट है हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू विन द ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल एट द एज ऑफ 43। ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल ये किसको मिला है? ये मिला है रोहन बोपान्ना जी को। रोहन बोपान्ना जी को 43 की एज में इनको मिला है ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल। नेक्स्ट है जानिक सिनर हु वन हिज मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल डिफीटिंग डैनियल मेडवेड इज फ्रॉम विच कंट्री? जानिक सिनर कौन सी कंट्री के हैं? ये है इटली के हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री डिफीटेड इंडिया टू विन FIH हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप? FIH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। तो इन्होंने हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप रिसेंटली, इसमें इंडिया को कौन सी कंट्री ने हराया है? हॉकी 5S विमेन वर्ल्ड कप कौन सा होता है? ये एक ये जो वर्ल्ड कप होता है इसमें टोटल हॉकी जो है हॉकी के 5 प्लेयर्स होते हैं, राइट। हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप ये एक शॉर्ट गेम है, एक तरह की काइंड ऑफ शॉर्ट गेम है जिसमें 5 प्लेयर्स होते हैं एक टीम के, राइट। तो ये रिसेंटली इंडिया को कौन सी कंट्री ने हराया है? रिसेंटली इंडिया को हराया है नीदरलैंड ने। तो विनर कौन है? नीदरलैंड है। कौन सी कंट्री को हराया है? तो इंडिया को इन्होंने हराया है। अब ये हुआ कहां पे था? ये हुआ था 24 से लेकर 27 ऑफ जनवरी को मस्कट, अमन में ये हुआ था विमेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप। विमेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? मस्कट, अमन में हुआ था। कब हुआ था? 24 से लेकर 27 ऑफ जनवरी के बीच में। एक होता है मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप। जो मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप है ये हुआ है 28 ऑफ जनवरी से 31 ऑफ जनवरी के बीच में, मस्कट, अमन में ही हुआ है। वेन्यू सेम ही है। नेक्स्ट है आईसीसी लिफ्ट क्रिकेटर्स बैन फ्रॉम विच कंट्री? आईसीसी ने क्रिकेटर्स बैन हटा दिया है। कौन सी कंट्री से हटाया है? तो कंट्री का नाम है श्रीलंका। बैन कब लगाया था? 10 ऑफ नवंबर 2023 को। जो श्रीलंका की मेंबरशिप थी आईसीसी की उसको सस्पेंड कर दिया था। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इन्होंने जो मेंबरशिप थी श्रीलंका की उसको सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड किया था? क्योंकि जो श्रीलंका था उन्होंने इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया था, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था, रेगुलेशंस को तोड़ा था, इसलिए उनको बैन कर दिया गया था। लेकिन रिसेंटली आईसीसी ने क्रिकेटर्स का जो बैन था वो हटा दिया है। नेक्स्ट है तन्मय अग्रवाल स्कोर्ड एन अनबीटन 323 ऑफ जस्ट 160 बॉल्स अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश इन रणजी ट्रॉफी। जो इंडिया के अंदर ही क्रिकेट खेला जाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट जिसको बोल सकते हो, जैसे रणजी ट्रॉफी है। तो इसमें तन्मय अग्रवाल ने काफी अच्छा स्कोर लिया है। तो तन्मय अग्रवाल है कहाँ के? तन्मय अग्रवाल है हैदराबाद के, राइट। नेक्स्ट है इन एयर राइफल शूटिंग विच इंडियन ओलंपियन हैड स्टक गोल्ड इन द मेंस इवेंट विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर इन द फाइनल? एयर राइफल शूटिंग में कौन से इंडियन है जिन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडियन का नाम है दिव्यांश सिंह पवार। अब ये जो हुआ था, ये राइफल शूटिंग जो ये हुआ था ओलंपिक गेम्स, ये कौन सी थी? ISSF वर्ल्ड कप था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप था। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? कायरो, इजिप्ट में हुआ था। तो जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया के दिव्यांश सिंह पवार ने रिसेंटली, राइट। दिव्यांश सिंह पवार 21 ईयर्स के हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 253.7 का इन 24 शॉट फाइनल्स में। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 253.3 का रिकॉर्ड था, जिसको इन्होंने तोड़कर अब दोबारा जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 253.7 का, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया सेटअप सड़क सुरक्षा फोर्स? सड़क सुरक्षा फोर्स ये कौन सी स्टेट में लगाई गई है? तो ये है पंजाब स्टेट की सड़क सुरक्षा फोर्स है, पंजाब स्टेट ने सेटअप करी है। तो इसके अंदर सड़क सुरक्षा फोर्स के अंडर टोटल 144 व्हीकल्स जो है वो लगाए गए हैं सड़क सुरक्षा के लिए। तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर क्या है? 112। 112 पे जब आप कॉल करोगे तो जो सड़क सुरक्षा फोर्स है वो पहुंच जाएगी विद इन 10 मिनट्स, राइट। तो पंजाब की बात करें, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है भगवंत मान। नेक्स्ट है
फोर्थ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? फोर्थ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड का है। नागालैंड के एक विलेज रुसोमा में ये फेस्टिवल हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। तो नागालैंड का ये फेस्टिवल है। थीम क्या है इसका? इसका थीम है ऑर्गेनिक ऑरेंज। नेक्स्ट है, 2 न्यू ईल स्पीसीज आर फाउंड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में 2 नई ईल की स्पीसीज फाउंड आउट की गई है? तो स्टेट का नाम है केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला में अरिसोमा ग्रेसाइल जो ईल की स्पीसीज है, अरिसोमा ग्रेसाइल, वो केरला कोस्ट से मिली है, रिसर्चर्स ने फाउंड आउट करी है। और जो तमिलनाडु साइड गल्फ ऑफ मन्नार से जो हमें स्पीसीज मिली है ईल की, उसका नाम है अरिसोमा कननी, राइट। Next, Ministry of Home Affairs extended the ban against the Students Islamic Movement of India for how many years? अब जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, इस पे बैन लगा दिया गया है। कब बैन लगाया था? फर्स्ट टाइम इस पे जो बैन लगाया था वो 2001 में लगाया था। अभी इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। 2001 से लेकर हर बार इसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं, तो रिसेंटली इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों एक्सटेंड किया गया है? क्योंकि ये माना जाता है कि ये इनका मानना है कि जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, सिमी जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये वाली जो मूवमेंट है ये टेररिज्म को बढ़ावा देती है, इससे टेररिज्म बढ़ता है स्टूडेंट्स में, राइट। इसीलिए इसको 5 साल के लिए और बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच महारत्ना कंपनी गेट्स सर्टिफाइड एज अ टॉप एम्प्लॉयर 2024 इन इंडिया बाय द टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट? तो कौन सी कंपनी बनी है टॉप एम्प्लॉयर 2024? तो कंपनी का नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये महारत्ना कंपनी है, 1975 में ये फाउंड करी गई थी और ये 2010 में महारत्ना कंपनी बनी थी। कब फाउंड आउट करी थी? 1975 में। महारत्ना कंपनी कब बनी थी? 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है गुरदीप सिंह, राइट। नेक्स्ट है, हबल टेलीस्कोप इज ऑफ विच स्पेस एजेंसी? हबल टेलीस्कोप है नासा का। रिसेंटली नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसने एक पिक्चर कैप्चर करी है, नेबुला की पिक्चर है, सेलेस्टियल स्नो एंजल की एक पिक्चर कैप्चर करी है। एक नेबुला है जो कि अर्थ से 2000 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स क्या है? एक डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है लाइट ईयर। ये अर्थ से 2000 लाइट ईयर्स दूर है। सेलेस्टियल स्नो एंजल अर्थ से 2000 लाइट ईयर्स दूर है, तो इसकी पिक्चर कैप्चर करी है हबल टेलीस्कोप ने, राइट। और ये नेबुला क्या होता है? नेबुला होता है डस्ट और गैस का जो क्लाउड सा होता है, उसको बोलते हैं नेबुला। और जो नेबुला है, नेबुला का नाम क्या है? शार्पलेस 2106 नेबुला, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं? SH2106, राइट। Next, which Indian warship is on anti-piracy operations along the east coast of Somalia and Gulf of Aden? सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन, अफ्रीका में जो है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पायरेट्स बहुत होते हैं जो शिप्स को लूटते हैं, तो इनके लिए एंटी पायरेसी ऑपरेशन शुरू किया है इंडियंस ने जो वॉरशिप लगाया है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, तो उस वॉरशिप का नाम क्या है? तो उस वॉरशिप का नाम है INS सुमित्रा। वॉरशिप का नाम क्या है? INS सुमित्रा। INS सुमित्रा क्या है? ये एक इंडिया का पेट्रोलिंग वेसल है, राइट। नेक्स्ट है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड रीनेम्ड एज। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ये क्या है? ये एक NBFC है, तो रिसेंटली इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? BOB कार्ड लिमिटेड। टैगलाइन है इसका क्रेडिट री इमेजिन्ड। Next, which company claims title of world's leading automaker in 2023 for a 4th straight year? लीडिंग ऑटोमेकर, सबसे ज्यादा सेल हुई है इनके व्हीकल्स की, तो कौन सी कंपनी है? तो कंपनी का नाम है टोयोटा। टोयोटा ने 2023 में टोटल 11.2 मिलियन व्हीकल्स सेल किए हैं। कितने व्हीकल्स? 11.2 मिलियन व्हीकल्स सेल किए हैं टोयोटा ने। तो अब ये बन गई है वर्ल्ड्स लीडिंग ऑटोमेकर 2023 की फॉर
4 स्ट्रेट ईयर्स, 4 साल लगातार ये लीडिंग ऑटोमेकर बनती आ रही है। नेक्स्ट है न्यूरालिंक implants फर्स्ट ब्रेन चिप इन अ ह्यूमन। न्यूरालिंक कंपनी इज फाउंडेड बाय। न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक कंपनी जो है ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक चिप इम्प्लांट करेंगे। उससे क्या होगा, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर चिप इम्प्लांट करी जाएगी उससे क्या होगा, उससे हम जो भी चीजें सोचेंगे वो डायरेक्टली हमारे फोन पे सर्च हो जाएगी या हमारे लैपटॉप पे सर्च हो जाएगी। तो वो जो चिप है वो किससे लिंक होएगी? हमारे फोन या लैपटॉप से लिंक होएगी। जैसे अभी हम टाइप करते हैं या बोलते हैं उसके बाद सर्च होता है, लेकिन जो न्यूरालिंक से चिप इम्प्लांट कर रही है, जो न्यूरालिंक कंपनी चिप इम्प्लांट कर रही है, वो चिप क्या करेगी, जो हमारा दिमाग सोचेगा, जो हम सोचेंगे वही चीज हमारे फोन पे सर्च होनी शुरू हो जाएगी। तो न्यूरालिंक कंपनी जो है वो किसकी है? इसके ओनर कौन है? कंपनी के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है इलॉन मस्क। नेक्स्ट है विच इंडियन बॉक्सर विंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इन यूएस। यूएस में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कौन से इंडियन बॉक्सर को मिला है? तो इंडियन बॉक्सर का नाम है मनदीप जांगरा। नेक्स्ट है विच इंडियन फोर्सेस इंट्रोड्यूसेस फॉर न्यू फिटनेस प्रोटोकॉल। न्यू फिटनेस प्रोटोकॉल इंडियन आर्मी में ने अभी शुरू किया है, इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे जो सोल्जर्स है वो कुछ टाइम के बाद फिट नहीं रहते, उनका वेट बढ़ जाता है या कोई और उनको जो है डिजीजेस वगैरह लग जाती है। तो इसीलिए अब नया फिटनेस प्रोटोकॉल लेकर आई है हमारी इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स के लिए। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या है कि उनका प्रॉपर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, एग्जामिन किया जाएगा। अगर कोई ओवरवेट है तो उसको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। विद इन 30 डेज अगर उसका वेट कम होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप होगा, सो दैट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही ठीक किया जाए। नेक्स्ट है विच इंडियन नेवल शिप डीकमीशन्ड एट विशाखापट्टनम आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। 38 ईयर्स के बाद कौन सा इंडियन नेवी का शिप है जिसको डीकमीशन करने जा रहे हैं हम विशाखापट्टनम में? तो नाम है आईएनएस निरूपक। आईएनएस निरूपक को रिसेंटली डीकमीशन किया जा रहा है। कमीशन कब किया गया था इसको? 14 अगस्त 1985 को। Next is second edition of Indian Energy Week from 6th to 9th of February takes place in which state? इंडियन एनर्जी वीक का सेकेंड एडिशन होने जा रहा है। कब से कब तक है? 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होगा। कौन सी स्टेट में होगा? तो गोवा स्टेट में होगा। नेक्स्ट है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई गेट्स 3 न्यू बर्ड स्पीसीज फ्रॉम। कहां से आ रही है ये 3 नई बर्ड स्पीसीज अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई के अंदर? तो ये 3 जो बर्ड स्पीसीज आ रही है ये कानपुर से आ रही है। कानपुर से 3 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे आ रही है और यहाँ की कुछ जो बर्ड की या एनिमल्स की स्पीसीज है वो कानपुर में भेजी जाएगी, मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है। तो बर्ड की जो स्पीसीज आ रही है यहाँ पे वो अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में वो कौन सी स्पीसीज है? एक है इजिप्शियन वल्चर की 2 स्पीसीज इजिप्शियन वल्चर है, 2 इजिप्शियन वल्चर आ रहे हैं, 3 हिमालयन ग्रिफन्स आ रहे हैं और 5 मॉटर्ड वुड ऑल्स आ रहे हैं। राइट, जो इजिप्शियन वल्चर्स है वो इंडिया में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ये 3 स्पीसीज है, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफन्स एंड मॉटर्ड वुड ऑल्स आ रहे हैं। अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये 1855 में एस्टैब्लिश हुआ था। राइट, नेक्स्ट चलते हैं विच स्टेट लॉन्च लाभ एमएसपी स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लाभ एमएसपी स्कीम है ओडिशा की। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए है, जो नॉन टिम्बर है। बेसिकली ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए है लाभ एमएसपी स्कीम। नॉन टिम्बर में क्या आ जाता है? जैसे हनी हो गया या फिर हल्दी वगैरह, टर्मरिक हो गया, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है लाभ एमएसपी स्कीम के अंदर। नॉन टिम्बर लकड़ी के बिना जो बाकी के प्रोडक्ट्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं उनके लिए ये स्कीम आ रही है। अब इन पे ये जो प्रोडक्ट्स है इनका एमएसपी फिक्स किया जाएगा, इनको एमएसपी दिया जाएगा। राइट, तो लाभ की फुल फॉर्म क्या है? लघु बना जत्या द्रव्य करया योजना। ये है, ये 100% स्टेट फंडेड स्कीम है।
नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री होस्ट वन भारत साड़ी वॉकाथॉन। वन भारत साड़ी वॉकाथॉन होने जा रहा है कोटा में 4 फरवरी 2024 को होने जा रहा है वन भारत साड़ी वॉकाथॉन। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको होस्ट कर रही है? तो इसको होस्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, राइट। ये फिटनेस को प्रमोट करेगा, ये जो वन भारत साड़ी वॉकाथॉन है, और साथ ही साथ साड़ी को तो प्रमोट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है मिस्टर अजाली असोमनी री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अजाली असोमनी, मिस्टर अजाली असोमनी ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? रिसेंटली री इलेक्ट हुए हैं, तो ये हुए हैं कॉमरोस के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। कॉमरोस की कैपिटल क्या है? मोरोनी, एंड करेंसी क्या है? कमोरियन फ्रैंक। कॉमरोस कहाँ पे है? कॉमरोस अफ्रीका का ही एक आर्कीपिलागो है अफ्रीका में। अफ्रीका में आपने सुना होगा मॉरिशियस है, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मॉरिशियस आ जाता है। मॉरिशियस और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे आ जाता है कॉमरोस का आर्कीपिलागो। तो कॉमरोस के रिसेंटली प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं मिस्टर अजाली असुमानी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर्ड रिपोर्ट हाउ मेनी लेपर्ड्स आर देयर इन इंडिया। रिसेंटली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स है। तो टोटल कितनी स्टेट्स में है? ये टोटल 6 स्टेट्स में है 718 स्नो लेपर्ड्स। लद्दाख में है 477, उत्तराखंड में है 124, हिमाचल में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, जम्मू एंड कश्मीर में 9 है, राइट। और इसमें यह पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स है अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर्ड रिपोर्ट। तो कौन सी स्टेट में ज्यादा है? लद्दाख में। सबसे कम कौन सी स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। ज्यादा लद्दाख में है, कितने हैं? 477। कम किस में है? जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं? 9 है। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? हेमिस, लद्दाख को। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब होता है? 23 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड्स डे। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स की। रिसेंटली आईसीसी अवार्ड्स जो है अनाउंस हुए हैं। इसमें आईसीसी मेंस अवार्ड 2023 की बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो मेंस अवार्ड है, वो जो मेंस अवार्ड है उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2023 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है, जिसको बोलते हैं सर गरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ये किसको दी है? पैट क्यूमिंस को। पैट क्यूमिंस है ऑस्ट्रेलिया के। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली इंडिया के हैं। एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रचिन रविंद्रा जी को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जो कि इंडिया के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विमेंस अवार्ड की। विमेंस में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको रैकल हेहो फ्लिंट अवार्ड बोलते हैं, वो किसको दिया गया है? नेट सीवर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड चमड़ी अथापथु को दिया गया है, जो कि श्रीलंका की है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको डेविड शेफर ट्रॉफी भी बोलते हैं, ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को दी गई है। एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फोबी लिचफील्ड को दी गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हेली मैथ्यू को दी गई है, जो कि वेस्ट इंडीज की है। ये है आईसीसी के अवार्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। बुक्स की बात करें, एक बुक आई है एक समंदर मेरे अंदर। रिसेंटली ये बुक आई है एक समंदर मेरे अंदर। इसके राइटर कौन है? संजीव जोशी। एक बुक आई है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम फ्रॉम 1947 टू 1971। इसके एडिटर है डॉक्टर राजेंद्र सैकिया। डॉक्टर राजेंद्र सैकिया। इसको लॉन्च करा है असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा जी ने इसको लॉन्च करा है। इसके टोटल 3 वॉल्यूम्स आएंगे। ये जो 3 वॉल्यूम्स है इसमें असम की 1947 से लेकर 2020 तक की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये जो 3 वॉल्यूम्स है ये बाय 2025 तक आ जाएंगे, तीनों वॉल्यूम्स, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये बुक किसकी है? ये इस बुक के राइटर है प्रियम गांधी मोदी, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज बिटवीन 26 टू 31 ऑफ जनवरी। 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, एक होता है 26 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे। रिपब्लिक डे तो सबको पता ही है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है। इंडिया में जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 ऑफ जनवरी को। इस साल का जो थीम था इंटरनेशनल कस्टम्स डे का थीम था कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। एक होता है 26 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, इसका थीम था क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। दो डे आते हैं 26 ऑफ जनवरी को, इंटरनेशनल कस्टम्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं 27 जनवरी पे। 27 जनवरी को एक होता है इंटरनेशनल जियोग्राफिक डे और एक होता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। नेशनल जियोग्राफिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 27 ऑफ जनवरी 1888 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी को फाउंड आउट किया गया था, तो इसीलिए 27 ऑफ जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक होता है नेशनल हॉलोकॉस्ट डे, इसको डिजाइन करा था हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन नवंबर 2005 में इसको डेजिग्नेट किया था, डेजिग्नेट किया था हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2005 में। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो भी नाजीज वगैरह जो नाजीज थे जिनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे शहीद हो गए थे, तो उनकी रिमेम्बरेंस के लिए नेशनल हॉलोकॉस्ट डे, ज्यूइश नाजीज जिनकी डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, उनकी रिमेम्बरेंस के लिए ये इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया है हमने इसको? यूएन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था नवंबर 2005 में। नेक्स्ट आता है 28 ऑफ जनवरी। 28 ऑफ जनवरी को होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली। इस साल सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली होगी 28 ऑफ जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो डायमंड जुबली अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की 28 ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली कब सेलिब्रेट करी जाती है, कब सेलिब्रेट करी गई थी? तो 28 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करी गई थी। इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का? 28 ऑफ जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 ऑफ जनवरी 1950 को हुआ था सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट सेशन। कहाँ पे हुआ था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। 1958 में फिर न्यू दिल्ली में आ गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34 है, 33 अदर जजेस एंड 1 CJI। रिटायरमेंट एज कितनी है जजेस की? तो वो है 65 ईयर्स। फिर बात करते हैं 28 जनवरी की ही। एक तो हमारा 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली है, दूसरा क्या है? 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी कब है? 28 ऑफ जनवरी को। इसके अलावा KM करियप्पा जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। KM करियप्पा कौन है? हमारे इंडिया के फर्स्ट इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ है KM करियप्पा। इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ है KM करियप्पा। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। लाला लाजपत राय जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। लाला लाजपत राय जी को क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी या लायंस ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। 29 ऑफ जनवरी पे चलते हैं। 29 ऑफ जनवरी को होता है इंडियन न्यूज़पेपर डे। जो फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर था इंडिया एंड एशिया का, उसका नाम क्या था? हिक्कीज बंगाल गैजेट। इसके जो एडिटर थे हिक्कीज बंगाल गैजेट के एडिटर का नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्रेस। फिर नेक्स्ट एक और डे आता है 28 ऑफ जनवरी को, विच इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है ये जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी लास्ट संडे होता है जनवरी का, उस दिन होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है, लेप्रोसी क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इस साल का थीम क्या था इसका? बीट लेप्रोसी। नेक्स्ट है 30 जनवरी को होता है मार्टर्स डे, जिसको शहीदी दिवस भी बोलते हैं। इस दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनकी डेथ हुई थी, वो शहीद हुए थे महात्मा गांधी जी 1948 को। 30 ऑफ जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे, तो उन्हीं की याद में ये 30 जनवरी को शहीदी दिवस या मार्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और मार्टर्स डे सेलिब्रेट होता है 23 ऑफ मार्च को।
उस दिन क्या हुआ था 23 ऑफ मार्च को, जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 ऑफ मार्च को, इसलिए 23 ऑफ मार्च को भी मार्टर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 31 जनवरी को होता है इंटरनेशनल ज़ीब्रा डे। नेक्स्ट चलते हैं 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, तो ये जो अनाउंस नहीं किए गए, दिए गए हैं 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स। ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे? गुजरात में, गांधीनगर के अंदर। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को। विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के ही डायरेक्टर थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को और डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड लीडिंग रोल में ये रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। एनिमल मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वंगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लीडिंग रोल में दिया गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। इसके डायरेक्टर थे करण जौहर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये डेविड धवन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो स्पोर्टिंग रोल में ये दिया गया है विक्की कौशल को डंकी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड स्पोर्टिंग रोल में ये शबाना आजमी को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ही। बेस्ट फिल्म का अवार्ड क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है जोरम को। जोरम के डायरेक्टर है देवाशीष मुखीजा। बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया है विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स कैटेगरी में ये रानी मुखर्जी को दिया गया है। रानी मुखर्जी को कौन सी फिल्म के लिए मिला है? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और एक मिला है शेफाली शाह को 3 ऑफ अस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स कैटेगरी में, राइट। तो इसके साथ ही हमारी जो आज की ये करंट अफेयर्स की क्लास है ये खत्म होती है। इसके साथ ही हमारे जो 26 से लेकर 31 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स है ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो जनवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, बुक्स की एक वीडियो आएगी जनवरी की, इंपॉर्टेंट बुक्स की जो भी रिलीज हुई है जनवरी मंथ में, और इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट जो जनवरी की न्यूज है, ये 3 वीडियोस और आएगी जनवरी मंथ की, जो कि पूरी कंपाइल्ड होएगी। पूरे जनवरी महीने में जितनी बुक्स रिलीज हुई है उसकी आएगी एक वीडियो, एक आएगी जनवरी महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, और एक आएगी जनवरी महीने की जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट। ये 3 वीडियोस जनवरी महीने की आएगी, और नेक्स्ट हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।